जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ बाप का आत्मसम्मान। राजन ऑफिस से आज जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगा हुआ था। आज वह बहुत खुश था। खुशी के मारे ऑफिस के किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। और खुश हो भी क्यों ना, आखिर पूरे 2 साल के इंतजार के बाद आज उसे भारत वापस जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी जो मिल गई थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे जल्द से जल्द काम निपटाकर अपने घर जाना चाहता था और अपनी पत्नी सपना को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था। उसने फोन पर यह खुशखबरी सपना को नहीं सुनाई थी, क्योंकि वे सपना को अपने सामने ये खुशखबरी सुनाना चाहता था और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि सपना को भी भारत वापस जाने की बेकरारी राजन की तरह ही बहुत ज्यादा थी। राजन ने ऑफिस का सारा काम निपटाकर टैक्सी ली और सीधा घर गया। राजन जब घर जाता है तो सपना हैरान होकर पूछती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तो राजन कहता है, खुश क्यों ना हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है। सपना उत्सुक होकर पूछती है, कौन सी खुशखबरी, मुझे भी तो बताओ। तो राजन सपना का हाथ अपने हाथ में पकड़कर खुश होकर कहता है, सपना सपना सपना, मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है और हम अपने देश भारत वापस जा रहे हैं। यह सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। सपना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सपना उत्साहित होकर कहती है, मैं अभी मम्मी को फोन कर रही हूँ और अभी बता रही हूँ कि हम इंडिया वापस आ रहे हैं। तभी राजन सपना को रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ सपना, अभी किसी को फोन मत करो। सपना हैरान होकर पूछती है, क्यों। तब राजन कहता है, सपना, मैं माँ और बाबा को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए हम बिना बताए ही जाएंगे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था और कहीं जाता था और जब मैं वापस आता था तो माँ और बाबा की आंखों में जो चमक और खुशी होती थी, मैं अब फिर से वही खुशी और चमक देखना चाहता हूँ। माँ और बाबा की आंखों की चमक देखे हुए एक अरसा हो गया है। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बाबा के लिए हमेशा बच्चा ही रहूंगा। मुझे अचानक देखकर माँ और बाबा को जो खुशी होगी, वह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जैसे आज मैंने तुम्हें देखा नाचते हुए। अगर मैं फोन पर तुम्हें ये सारी बात बता देता तो मुझे ये तुम्हारा डांस देखने को कैसे मिलता। सपना हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, ये बात तो ठीक है कि उनको हमें अचानक सामने देखकर जो खुशी होगी वह बताकर जाने में नहीं होगी। तब राजन आगे कहता है, सपना, मेरे बाबा की इस दुनिया के सबसे प्यारे बाबा हैं। वे मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन में जब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती थी और बाबा के पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वह कुछ न कुछ करके मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर लेते थे और मुझे वह चीज लाकर दे देते थे। मेरे पापा को संगीत का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता तो गुनगुनाने लगते। उनके पास संगीत का बहुत सारा संग्रह था। उनमें से एक था हारमोनियम, जिसे पिताजी अपनी जान से भी ज्यादा बहुत प्यार से रखते थे। बार बार उसको साफ करते, बार बार उसको देखते रहते। लेकिन उस वक्त मेरे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा जब हारमोनियम पिताजी को मेरी फीस भरने के लिए बेचना पड़ा। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि जब मैंने पिताजी को अपनी प्रिय चीज को मेरे लिए बेचते हुए देखा, लेकिन मैंने उस दुकानदार को बोल दिया था कि हारमोनियम मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। मेरे माँ और बाबा ने हमारे लिए बहुत सी परेशानियां उठाई हैं, हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, तभी तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे माँ और बाबा की बदौलत ही हूँ। मेरे मन करता है सपना कि मैं अपने माँ बाप को दुनिया की तमाम खुशियाँ दूँ, दुनिया की तमाम ऐशो आराम की चीजों में अपने माँ बाप के कदमों में लाकर डाल दूँ। मैं मर कर भी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। पता है सपना, मुझे बचपन में अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार बाबा ने मेरे बाल कटवा दिए।
और मैंने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। मैंने जमीन में लेट लेट कर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तब बाबा मेरी खुशी के लिए अपने भी बाल कटा कर आ गए। देखो बेटा, मैं भी अब तुम्हारे जैसा ही लग रहा हूँ। अब तो नहीं रोओगे तुम बिल्कुल भी। यह सब सपना बहुत खुश होकर और पूरे ध्यान से सुन रही थी। सपना कहती है, आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं ना? राजन खुश होकर कहता है, हाँ सपना, मैं माँ और बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। 2 साल हो गए हमें यहाँ लंदन आए हुए। अब तो बहुत याद आ रही है माँ बाबा की। अपना घर और अपने हिंदुस्तान में जो रहने में मज़ा है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजन। हमारा हिंदुस्तान सबसे निराला है। जब तक हम वहाँ थे तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं था, लेकिन अब हम हिंदुस्तान से दूर हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा हिंदुस्तान कितना महान है। तो ठीक है राजन, अब हम बिना बताए ही घर जाएंगे। मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। सपना भी राजन की बातों से सहमत होकर कहती है, ठीक है सपना, तुम पैकिंग का काम संभालो। मैं सबके लिए जो भी गिफ्ट लेना है वे लेकर आता हूँ। यह बातें करके सपना और राजन खुशी खुशी दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। राजन की पत्नी सपना भी अपने पति की तरह ही थी और अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। 2 दिन के बाद राजन अपना और सपना खुशी खुशी हिंदुस्तान के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राजन टैक्सी करता है। राजन और सपना टैक्सी से घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो राजन की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। राजन की आंखों के आगे अपने माता पिता, जिन्हें वह हंसता खेलता छोड़ कर गया था, ऐसा ही उन दोनों का मुखड़ा उसकी आंखों के सामने था। राजन घर के गेट में खड़े होकर सपना से कहता है, देखना सपना, अब मुझे देखकर माँ और बाबूजी दोनों खुशी से उछल पड़ेंगे। राजन अपने हाथों से धीरे धीरे जैसे ही गेट खोलता है, राजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राजन देखता है कि उसकी माँ उसकी आंखों की ठंडक फर्श पे बैठी हुई पोछा मार रही थी और उनकी सांसें तेजी से बढ़ रही थी। यह नजारा देखकर राजन और सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजन के हाथों से बैग नीचे गिर जाते हैं। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे ही एक कदम आगे और बढ़ाता है तो देखता है उसके प्यारे बाबा, जिन्हें वह अपना हीरो मानता था, अपना आदर्श मानता था, जिन्हें वह भगवान के समान मानता है, उसके वही पिता टॉयलेट में बैठे टॉयलेट धो रहे हैं और उनके कपड़े भी भीग रहे हैं। राजन के माता पिता अपने काम में इस तरह लीन थे कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि घर के अंदर कौन आया है। राजन पहले अपनी माँ को नीचे फर्श से उठाता और उनकी सूरत देखता है। मेरा बेटा राजन, मेरी जिगर का टुकड़ा, तू कब आया? राजन की माँ चौंक कर पूछती है और राजन को अपने सीने से लगा लेती है। यह सुनकर जल्दी से पिताजी टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं और खड़े होकर सहमी और प्यारी भरी निगाहों से अपने बेटे राजन को देखने लगते हैं। राजन दौड़कर अपने पिताजी के पैर छूकर उन्हें गले से लगा लेता है और बहुत रोता है। पिताजी भी बहुत रोते हैं। राजन अपने पिताजी को सोफे पर बैठाता है और खुद नीचे बैठ जाता है। अपने पिताजी के हाथों को पकड़ता है तो पिताजी के मुंह से आह निकलता है। राजन पिताजी के हाथों को देखता है तो उनके आंसू पिताजी के हाथों पर गिर जाते हैं। चंदन जी के हाथों में छाले पड़ रहे थे। काम करते करते उनके बूढ़े हाथों में जगह जगह से कट लग गए थे। राजन अपने पिताजी के हाथों को चूमता है और अपनी आंखों से लगाता है। बाप बेटे का प्यार इस पल में ऐसा महसूस हो रहा था मानो बूढ़ी आंखें इसी पल के इंतजार में जिंदा थी। किसी ने भी कुछ कहा सुना नहीं, बस आंखों ही आंखों से सारी बातें हो रही थी। आंखों ने ही आंखों की हर बात समझ ली थी। माँ बाप और बेटे, वह प्यार देखकर सपना का दिल भी भर भर कर आ रहा था।
दोनों माँ बाप अपने बेटे से लिपट लिपट कर रो रहे थे। एक तो 2 साल बाद मिलने की खुशी, और एक अपने माँ बाप को इस हालत में पाकर राजन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। सपना भी आकर अपने सास ससुर को पैर छूती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। सपना भी अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर रोए जा रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजन को किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। वह कहता है, माँ पिताजी, आज मैं अचानक आया तो आपको इस हाल में देखा। अमित और उसकी पत्नी ना जाने और कितने काम आपसे करवाते होंगे, और जो मैं हर महीने रकम भेजता हूँ वो कहाँ जाती है। मैं इसीलिए तो हर महीने इतनी रकम भेजता हूँ ताकि आप दोनों सुखी जीवन बिता सको, लेकिन आप ये जो जी रहे हो वह तो कांटों से भी भरा है, नरक के समान है। मुझे बताओ, ऐसी नौबत कैसे आ गई? और इसके अलावा ये लोग आपसे क्या क्या काम कराते हैं? पहले तो माँ और पिताजी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, लेकिन राजन के जोर देने पर माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो काम नहीं किए वह भी करने पड़ते हैं। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो घर के कामों की आदत है, लेकिन बेटे बहू के होते हुए भी तुम्हारे पिताजी को नौकरों की तरह काम करने पड़ते हैं। अमित पूरा दिन इधर उधर धक्के खाता फिरता है। घर के सारे काम तुम्हारे बूढ़े बाबा ही करते हैं। बाहर आंगन को साफ सफाई करना, गाड़ी धोना, बाजार से सब्जी लाना, बर्तन मांजना, बाथरूम साफ करना और घर के सभी कामों में भी तुम्हारे बाबा मेरी मदद करते हैं। और हर महीने जो रकम तुम भेजते हो उसे भी अमित उड़ा देता है। कुछ भी काम धंधा नहीं करता। घर के खर्च भी तुम्हारी भेजी हुई रकम से ही पूरे होते हैं। चंदन जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और रो रहे थे। वह कहते भी तो क्या कहते, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो कोई क्या करे। चंदन जी ने अपने दोनों ही बेटों को एक जैसी परवरिश दी थी। एक बेटा अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करता था और एक बेटा अपने आप से नौकरों की तरह काम कराता था। तभी वहां राजन का छोटा भाई अमित और उसकी पत्नी दीप्ति बाहर से आ जाते हैं। वो दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे। राजन और सपना को देखकर अमित और दीप्ति चौंक जाते हैं। अमित राजन के पास जाता है और खिसियाते हुए पूछता है, भैया आप कब आए? राजन अमित को गुस्से से में आकर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और अपने भाई अमित का गिरेबान पकड़ लेता है। वहां मौजूद सभी लोग चौंक रह जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से यह सब काम कराने की? अमित अनजान होकर पूछता है, कैसा काम? मैंने तो कोई काम करने को नहीं कहा मम्मी पापा से। इन्हें तो खुद शौक है ये सारे काम करने का, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर घर का छोटा मोटा काम कर भी लिया तो क्या, खाते पीते सोते नहीं है क्या ये इस घर में? राजन गुस्से में कहता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरी देवी देवता समान माता पिता की तूने ये हालत बना दी। क्या इसी दिन के लिए मैं माँ पिताजी को तेरे पास छोड़कर गया था कि तू इनसे नौकरों की तरह काम ले? तेरी परवरिश में क्या कमी थी छोड़ी इन्होंने जो तू इनसे ऐसे काम करवा रहा है? तुझे जन्म दिया है, इस दुनिया में लाए हैं, तुझे इतना बड़ा किया, इन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने तुझे खिलाया पिलाया है। और जो हर महीने मैं पैसे भेजता हूँ उसको भी तू माँ और पिताजी के हाथ नहीं लगने देता। मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। तुझे जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा करने से बाकी बच्चों को भी सबक मिलेगा जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। राजन के गुस्से का आज कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। अमित इससे पहले कुछ बोलता, राजन अमित का गिरेबान पकड़कर 2-4 थप्पड़ और जड़ देता है। अमित को ऐसे पीटते हुए देख दीप्ति भी बोल पड़ती है, तो क्या हो गया? अगर इन्होंने थोड़ा सा काम कर भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो क्या काम मैं करूंगी? मैं नौकरानी बनकर रहूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। इतना सुनते ही सपना दीप्ति को एक जोरदार चांटा खींच कर लगा देती है और कहती है, जिस घर में तू खड़ी है ना, उस घर के मालिक ये दोनों हैं। जब तू इस घर की नौकरानी नहीं बनना चाहती है तो इस घर में रह क्यों रही है? कहीं और जाकर रहे। घर की मालकिन बनकर रहेगी, लेकिन बिना सास ससुर की सेवा किए हुए।
इन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। हाँ, तुम भी मालकिन बन सकती हो, लेकिन अपने पति के कमाए हुए पैसों की, और अपने पति के कमाए हुए पैसों से बनाए हुए घर की। ससुर की मेहनत और खून की कमाई से बनाए हुए घर की तुम मालकिन नहीं हो, उसकी मालकिन हमारी माँ जी हैं। तूने क्या सोचा, तू सिर्फ एक शादी के बंधन में बनते ही इस घर की मालकिन बन जाएगी? ये चाहे तो तुझे अभी इसी घर से बाहर निकाल सकते हैं। तुझे सिर्फ अपने अधिकारों का पता है, अपने सास ससुर के अधिकारों का नहीं पता। बाहर निकल कर देख, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, और तुम्हें माता पिता मिले हैं तो तुम उनकी ये हालत करके रखे हो। सपना की ये सब बातें सुनकर दीप्ति सहकते हुए आ जाती है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल कर आ रहा था। वह शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। इधर राजन अमित को टॉयलेट में डाल देता है और उसे धोने के लिए कहता है। अमित अपनी नाक अपने हाथों से ढक लेता है। राजन चिल्ला कर कहता है, अब धो इसे। अमित जैसे ही बाथरूम साफ करता है, उसे उल्टी आने लग जाती है। अमित रोने लग जाता है। राजन अमित को माँ पिताजी के पैरों में डाल देता है। अमित माँ पिताजी से माफी मांगता है और कहता है, मैं पापी बेटा हूँ। मुझे आज एहसास हो गया है कि हम क्या कर रहे थे। जिस टॉयलेट में मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, उस टॉयलेट को मैं आपसे साफ करवाता था। मैं अपने बचपन की भड़ास निकालने के लिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करता था। आप दोनों ने हमेशा मुझसे ज्यादा भैया से प्यार किया है। और दीप्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भी रोने लगती है और माँ पिताजी से माफी मांगती है। अमित और दीप्ति की आंखों में पश्चाताप आंसू देखकर कांता जी और दीपक जी दोनों को अपने पैरों से उठाते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, माँ बाप के लिए उनकी सब औलाद एक बराबर होती है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। तुम दोनों मेरी आंखों के समान हो, और इंसान अपनी आंखों में कैसे भेदभाव कर सकता है? मैं जितना प्यार राजन से करता हूँ, उतना ही प्यार तुमसे भी करता हूँ। अब अमित भी अपने पापा के हाथों को देखकर बहुत रोता है, उन्हें चूमता है और कहता है, आज के बाद से इन हाथों को और कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैंने इन हाथों पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन अब नहीं। ये हाथ काम के लिए नहीं, सिर्फ हमको आशीर्वाद देने के लिए हैं। दीपक और कांता जी अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं और सभी बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। राजन अपने आंसू पोंछता हुआ दौड़ा दौड़ा गेट से अपने बैग्स उठा कर लाता है और सबके गिफ्ट सबको देता है। जब अमित को राजन गिफ्ट देता है तो अमित रूठ कर बोलता है, भाई, आज तूने मेरी खूब ठुकाई कर दी। कुछ कम ही कर देता, और टॉयलेट में भी फेंक दिया। पूरे शरीर का कोना कोना दर्द हो रहा है। राजन अमित को बाहों में भरकर कहता है, अरे भाई, अगर तुझे बचपन में ही कान के नीचे झापड़ दिया होता तो आज ठुकाई करने की नौबत ही नहीं आती। अमित हंसने लगता है और फिर दोनों भाई हंसी मजाक करने लगते हैं। सपना भी जब दीप्ति को गिफ्ट देती है तो दीप्ति कहती है, भाभी, आज तो आपने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तभी सपना मुस्कुराते हुए कहती है, यह डोज तुमको मिलना बहुत जरूरी थी मेरी प्यारी देवरानी जी। दीप्ति, जब तक हमें कड़वी डोज ना मिले तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। दीप्ति भी अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भाभी, चांटे का दर्द डायमंड की रिंग पाकर छूमंतर हो गया। और सब हंसने लगते हैं। जब राजन अपने पापा को गिफ्ट देता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजन अपने पापा के लिए वही हारमोनियम लाया था जिसे उसके पिताजी ने राजन की फीस के लिए बेच दिया था, और दुकानदार के बाहर खड़े होकर देखा करते थे और पैसे ना होने के कारण उसे फिर से खरीद नहीं पाते थे। उस हारमोनियम को देखते ही अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगते हैं। फिर राजन अपने पापा को संगीत सुनाने को कहता है तो दीपक जी हारमोनियम अपने आगे रखकर ऐसा संगीत गाते हैं कि सब उसी में खो जाते हैं।
और उनके सुर से सुर मिलाकर गाने लगते हैं। सपना और दीप्ति खड़े होकर खुशी से नृत्य करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह राजन का परिवार खुशियों का त्योहार बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, राजन ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए जो रास्ता अपनाया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।